Hello everyone, welcome to World's Education. Today we will discuss on hysteresis. ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है. देखो, हिस्टेरिसिस एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की प्रॉपर्टी है. इसमें हम ड्रॉ करते हैं ग्राफ बिटवीन इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन I एंड मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी H के बीच में. I और H के बीच में हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं फॉर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स. देखो, आई को हम राइट डाउन कर सकते हैं कैपिटल एम से भी. बहुत सारी बुक्स में कैपिटल एम और एच के बीच में ग्राफ बना होता है. देखो, हमने कहा था बिकॉज हमने कैपिटल एम को मैग्नेटिक मूवमेंट से डिनोट किया हुआ है, इसलिए हमने इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन को आई से डिनोट किया. क्लियर है? तो सेम ही थिंग होगी अगर आई और एच के बीच में ग्राफ है या फिर एम और एच के बीच में ग्राफ है. और बहुत सारी बुक्स में बी और एच के बीच में भी ग्राफ बनता है, तो उसके लिए भी यही वाला कर्व बनने वाला है. बिकॉज बी भी क्या होता है, कितनी टोटल मैग्नेटिक फील्ड है जब हम किसी मटेरियल को प्लेस कर रहे हैं मैग्नेटाइजिंग फील्ड में. ठीक है, वो बी की वैल्यू होती थी, तो बी भी किसके बराबर होता था, एच प्लस आई के बराबर. ठीक है, तो बी और एच के बीच में भी ये सेम ही ग्राफ बनना, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना है. ठीक है, ओके. अब देखो, मान लो आपने कोई फेरोमैग्नेटिक मटेरियल ले लिया, उसको आपने प्लेस किया किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में. मान लो आपने कोई करंट कैरिंग सोलेनोइड ले लिया. करंट कैरिंग सोलेनोइड क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है. मान लो उसके अंदर आपने क्या किया, एक सैंपल प्लेस कर लिया, किसका, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस का. देखो, तो अब होता क्या है, जैसे हम सोलेनोइड में से करंट की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे स्लोली स्लोली, तो वैसे ही सोलेनोइड में क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड भी इंक्रीज होगी. ठीक है, तो मीन्स एच की वैल्यू इंक्रीज हो रही है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की, तो आई की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी स्लोली स्लोली. मैग्नेटाइज्ड होना स्टार्ट हो जाएगा आपका फेरोमैग्नेटिक जो भी आपके पास मटेरियल है. ठीक है, तो देखो स्टार्टिंग में तो यही हुआ, ये एच है इस डायरेक्शन में और आई इस डायरेक्शन में है, तो ये वाला जो आपके पास कर्व है, ये वाला जो पाथ है वो फॉलो करता है ओ ए. देखो, इस वाले केस में क्या है, जैसे आप h की वैल्यू को इंक्रीज करें, जैसे इस पॉइंट पे ले लो, देखो h की वैल्यू ये है तो i की ये है. इस वाले पे h की वैल्यू इतनी हुई तो i भी इंक्रीज हुआ. जैसे जैसे h बढ़ रहा है वैसे वैसे i की वैल्यू भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है. देखो ये वाला केस ना, देखो हम जैसे इस तरह से कर सकते हैं. ठीक है, तो क्या था, मान लो ये आपके पास कोई फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है. ठीक है, इसमें क्या है, पहले तो जितने भी डायपोल्स हैं वो अलग बात है, इसमें डोमेन्स बनती है, मैंने सिर्फ अंडरस्टैंड करवाने के लिए किया है. ठीक है, वो डोमेन्स भी क्या होती हैं, रेंडमली ओरिएंट करती हैं जब हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं करते हैं. ठीक है, तो ये ऐसे रेंडमली ओरिएंट कर रही थी. अब हमने क्या किया, हमने इसको एक करंट कैरिंग सोलेनोइड में रख लिया. ठीक है, या जो भी आप कोई भी सोर्स ले सकते हो मैग्नेटिक फील्ड का. हमने एच यहाँ से अप्लाई किया और अंदर क्या है, अब देखो जो भी आपके पास मटेरियल है, ये जो रेंडमली ओरिएंट हो रही थी, ये इस डायरेक्शन में अलाइन कर लेते हैं खुद को, जो डायपोल्स हैं. ठीक है, तो जैसे जैसे एच इंक्रीज होता है धीरे धीरे आई की वैल्यू भी क्या होती है, स्लोली स्लोली इंक्रीज हो जाती है और ये मैग्नेटाइज्ड हो जाते हैं. ठीक है, फिर एक पॉइंट आता है जब ये सारे के सारे क्या हो जाते हैं, इसी डायरेक्शन में अलाइन हो जाते हैं, मीन्स ये मटीरियल क्या हो गया, फुली मैग्नेटाइज्ड. ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, सैचुरेशन पॉइंट. ठीक है, वही वाली चीज़ है यहाँ पे. देखो, जैसे जैसे आई इंक्रीज हुआ, एच इंक्रीज हुआ, वैसे वैसे आई भी इंक्रीज हुआ और यहाँ तक ये इंक्रीज करता रहा, इसे हमने कहा सैचुरेशन. एच की वैल्यू मैक्सिमम है यहाँ पे, ये वाला, इतनी. क्लियर हो गया? ओके. अब देखो, अब हमने क्या, जब भी हमने अब उसको जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड थी, अब उसकी वैल्यू को हमने डिक्रीज करना स्टार्ट किया. हम डिक्रीज कैसे करेंगे, मान लो अगर हमने करंट कैरिंग सोलेनोइड लिया हुआ है तो हम क्या करेंगे, करंट की वैल्यू को स्लोली स्लोली क्या करेंगे, कम करेंगे. तो जो उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड होगी, मीन्स एच की वैल्यू को हम धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं. अगर एच की वैल्यू को कम कर रहे हैं, एच एक्सटर्नल है और आई इंटरनल है. ठीक है, ये हमने पहले अंडरस्टैंड किया हुआ है. अब देखो, हमने एच की वैल्यू को कम कर रहे हैं करंट की वैल्यू को कम करके, तो आई की वैल्यू भी क्या होनी चाहिए थी, स्लोली स्लोली कम. पर ऐसा नहीं होता है, वो सेम वो वाला पाथ फॉलो नहीं करता. जैसे जैसे एच डिक्रीज होता है तो आई डिक्रीज होता है, बट उतना फास्ट डिक्रीज नहीं होता है, वो लैग करता है हमेशा. जो आई की वैल्यू है वो ऑलवेज लैग करती है, किसके कंपैरिजन में, एच के लैग करती है वो. ठीक है, अब देखो, और वो कौन सा पाथ फॉलो करता है, ये वाला. जैसे हमने मैग्नेटिक फील्ड, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को ग्रेजुअली डिक्रीज किया, एच की वैल्यू को हमने कम किया, तो वो ये वाला पाथ फॉलो करता है, ए बी.
मीन्स क्या हो रहा है, देखो H की वैल्यू तो कम हो रही है, देखो इस वाली पॉइंट पे H की वैल्यू ये है और I की वैल्यू इतनी है, यहाँ पे H की वैल्यू और कम हो गई बट I की वैल्यू इतनी ही रही। ठीक है, तो जैसे जैसे अब हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को कम कर रहे हैं तो जो I की वैल्यू है वो क्या हो रही है, बहुत धीरे धीरे कम हो रही है, वो लैग कर रहा है I H से। क्लियर हुई आपको ये वाली बात? और उसने ए बी वाला जो ये वाला पाथ है ये वाला फॉलो किया। अब देखो बी पॉइंट पे H की वैल्यू क्या हो गई, 0, मीन्स जो आपकी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड थी उसकी वैल्यू 0 भी हो गई बट आई की वैल्यू कुछ ना कुछ है, देखो इतनी वैल्यू आई की रह गई। मीन्स इसका मतलब क्या हुआ कि हमने जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को जो है वो 0 कर दिया पर जो आई की वैल्यू है वो 0 नहीं हुई। मीन्स जो आपका मटेरियल है वो डीमैग्नेटाइज्ड नहीं हुआ। ठीक है, इस वैल्यू को हम कहते हैं रिटेंटिविटी। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं इनमें, देखो आप अच्छे से अंडरस्टैंड करोगे तो आई थिंक इसमें इतनी प्रॉब्लम नहीं है। रिटेंटिविटी क्या है, ये वाला जो वैल्यू है इसको हम रिटेंटिविटी बोलते हैं। मींस क्या हो गया, जैसे आपने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को 0 कर दिया तो क्या हो गया, जो आपके पास मटेरियल है ना वो डीमैग्नेटाइज्ड नहीं हुआ। वैसे उसको क्या हो जाना चाहिए था, जैसे हम H की वैल्यू को कम करते तो I की वैल्यू भी क्या हो जानी चाहिए थी, कम हो जानी चाहिए थी धीरे धीरे, पर ऐसा नहीं होता है। क्या होता है कि उसकी वैल्यू कोई ना कोई वहां पे रहती है, वो डीमैग्नेटाइज नहीं होता है बल्कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू 0 भी हो गई। उसको हम कहते हैं रिटेंटिविटी। मीन्स इट इज द कैपेसिटी ऑफ ए सब्सटेंस टू रिटेन इट्स मैग्नेटिज्म, कि वो अपने मैग्नेटिज्म को रिटेन कर पा रही है, कितनी कैपेसिटी है उस फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस में, इवन व्हेन मैग्नेटाइजिंग फील्ड हैज बीन रिमूव्ड। मीन्स जब आपने H की वैल्यू को रिमूव भी कर दिया तो इस वाली वैल्यू को बोलते हैं हम रिटेंटिविटी। आपको क्लियर हुआ? ओके, अब क्या हो गया, देखो अब देखो इस वाले केस में इस तरह से आप अंडरस्टैंड करो, हमने H की वैल्यू को क्या कर दिया, धीरे धीरे कम कर दिया, तो क्या हो जाना चाहिए था इसको, या ये भी रेंडमली ओरिएंट करना स्टार्ट कर जाने थे, है ना, और ये डीमैग्नेटाइज्ड हो जाना था। जैसे H की वैल्यू को 0, जब आप H की वैल्यू को रिमूव कर दोगे तो ये वाली कंडीशन आ जानी थी, पर ऐसा नहीं हुआ। कुछ कुछ डायपोल्स तो डीओरिएंट हो गए बट कुछ डायपोल्स क्या हो गए, उसी डायरेक्शन में अलाइंड रहे। मीन्स वो एज ए परमानेंट मैग्नेट बिहेव करना स्टार्ट कर रहे हैं। क्लियर हो गया? ओके, अब देखो हमने क्या किया, अब H की वैल्यू तो 0 हो गई, हमने यहाँ पे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को हटा दिया बट कुछ कुछ डायपोल इसी डायरेक्शन में अलाइन है, हम ना हमने उसको रिटेंटिविटी का नाम दे दिया। क्लियर है? अब हमने क्या किया, जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है उसको अपोजिट डायरेक्शन में लगा लिया, इस डायरेक्शन में। जब अपोजिट डायरेक्शन में लगा लिया तो जो ये वाले जो डायपोल्स थे जो इस डायरेक्शन में अलाइन थे, जो कुछ डायपोल्स थे, अब उन पे टॉर्क लगना स्टार्ट होगा, बिकॉज अब हमने अपोजिट डायरेक्शन में H की वैल्यू को इंक्रीज कर दिया। अब वो अपनी पोजीशन से मूव करना, ओरिएंट करना जो है वो स्टार्ट कर जाएंगे, रोटेट करना। और फिर एक वैल्यू ऐसी आएगी जब आप H की वैल्यू को रिवर्स डायरेक्शन में लगा रहे हो आप, ठीक है, तो उस वाली वैल्यू पे ये डीमैग्नेटाइज्ड हो जाएगा दोबारा, मींस ये रेंडमली ओरिएंट हो जाएगा, इस तरह की सिचुएशन आ जाएगी। ये देखो, जैसे अब हमने यहाँ पे देखो इस वाली पोजीशन पे देखो H की वैल्यू क्या है यहाँ पे 0, बट B I की वैल्यू कोई ना कोई थी यहाँ पे। हमने क्या किया, अब रिवर्स डायरेक्शन में H की वैल्यू को इंक्रीज कर दिया। ठीक है, H की वैल्यू को क्या कर दिया हमने, रिवर्स डायरेक्शन में, हमने अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लगा दी। वो कैसे कर सकते हैं हम अगर करंट कैरिंग सोलेनाइड है तो करंट की डायरेक्शन को क्या कर दो, चेंज कर दो, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी, है ना। तो वो हमने चेंज की और फिर ये वाला पॉइंट आया O, ये वाला C पॉइंट, तब जाके जो आपके पास जो मटेरियल है वो डीमैग्नेटाइज्ड हुआ। अब इस वाली वैल्यू को हम बोलते हैं कोरिसिविटी, OC को। ये वाली वैल्यू कौन सी है, कोरिसिविटी। कोरिसिविटी मीन्स हमें कितने H की वैल्यू जो है वो नेगेटिव डायरेक्शन में लगानी पड़ी, रिवर्स डायरेक्शन में लगानी पड़ी हमें H की वैल्यू, ताकि हम उस मटेरियल को क्या कर सके, डीमैग्नेटाइज्ड कर सके। उस वैल्यू को बोलते हैं कोरिसिविटी। अंडरस्टैंड हुआ? रिटेंटिविटी एंड कोरिसिविटी। क्लियर है? देखो अब हमने यही चीज यहाँ पे राइट डाउन की है, पहले हम ये फटाफट से देख लें हमने क्या राइट डाउन किया है। एज द मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी H इंक्रीजेस, द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन I फर्स्ट ग्रेजुअली इंक्रीजेस एंड देन अटेन ए कांस्टेंट वैल्यू सैचुरेशन। देखो ये वाली इसकी बात कर रहे हैं हम, जैसे हमने H को इंक्रीज किया एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को, वैसे ही I की वैल्यू भी इंक्रीज होती गई और सैचुरेशन पॉइंट आ गया। नाउ इफ
H is gradually decreases to 0, I decreases but along a new path AB. जैसे हमने H को डिक्रीज किया, करंट की वैल्यू कम करी, H की वैल्यू कम हुई, तो I की वैल्यू कम तो हो रही है, बट उसने एक न्यू पाथ फॉलो किया, ये वाला पाथ फॉलो नहीं किया, एक न्यू पाथ फॉलो किया AB. It is found that value of I does not become 0 even when H is 0. हमने क्या ऑब्जर्व किया कि जब H की वैल्यू 0 भी हो गई, इस पॉइंट पे देखो, पर I की वैल्यू क्या नहीं हुई, 0 नहीं हुई. इसका मतलब द सैंपल इज नॉट डीमैग्नेटाइज्ड इवन व्हेन द मैग्नेटाइजिंग फील्ड हैज बीन रिमूव्ड. हमने मैग्नेटाइजिंग फील्ड, जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड थी, हमने उसको रिमूव भी कर दिया, बट जो मटेरियल है वो डीमैग्नेटाइज नहीं हुआ, उसमें कुछ ना कुछ आई की वैल्यू रह गई. इस वाली वैल्यू को हम क्या कहते हैं, रिटेंटिविटी. देखो, रिटेंटिविटी और रेजिडुअल मैग्नेटिज्म, ओबी से हमें इसको ये वाली जो इसकी जो वैल्यू है, इट इज द कैपेसिटी ऑफ ए सब्सटेंस. क्या है, देखो, रिटेंटिविटी, इट इज द कैपेसिटी ऑफ ए सब्सटेंस टू रिटेन इट्स मैग्नेटिज्म इवन व्हेन मैग्नेटाइजिंग फील्ड हैज बीन रिमूव्ड. जब हमने मैग्नेटाइजिंग फील्ड जो है वो रिमूव भी कर दी, तब उसमें कितनी जो आपके पास मैग्नेटिज्म है वो लेफ्ट रह गई, उसमें मैग्नेटिक फील्ड, उसे हम बोलते हैं रिटेंटिविटी. क्लियर हुई आपको ये वाली चीज? ओके. अब देखो, उसके बाद हमने क्या कहा, हमने यहाँ पे ये वाली, देखो ये वाली वैल्यू, टू रिड्यूस आई टू 0. अब हमने आई को 0 करना है, ठीक है. उसके लिए हमने क्या किया, हमने जो H की वैल्यू है उसको रिवर्स डायरेक्शन में इंक्रीज करना स्टार्ट कर लिया. द फील्ड H इज ग्रेजुअली इंक्रीज्ड इन द रिवर्स डायरेक्शन. द वैल्यू ऑफ I डिक्रीजेज एंड बिकम 0 एट वैल्यू ऑफ H इक्वल टू OC. हमने ऐसे डिक्रीज करना स्टार्ट किया और I की वैल्यू क्या है, अब 0 हो गई जब हम C पे रीच किए. जब हमने H को रिवर्स डायरेक्शन में इंक्रीज करना स्टार्ट किया, तब वो मटेरियल क्या हो गया, डीमैग्नेटाइज्ड हो गया. अब इस वाले OC को हम कहते हैं कोरिसिविटी. क्या कहते हैं हम इसे, कोरिसिविटी. ये कौन सी वैल्यू हुई, ये H की वैल्यू है जब हमने H को नेगेटिव डायरेक्शन में क्या किया, इंक्रीज करना स्टार्ट किया, ताकि हम मटेरियल को क्या कर सके, डीमैग्नेटाइज्ड कर सके. देखो, इस तरह से आपने राइट डाउन करनी है ये. इट इज द अमाउंट ऑफ रिवर्स मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी H रिक्वायर्ड टू डीमैग्नेटाइज्ड ए मटेरियल. क्लियर हुआ? अब देखो, यहाँ पे पहले हमने मैग्नेटाइज्ड किया मटेरियल को, फिर हमने इसको क्या किया, धीरे धीरे H की वैल्यू को डिक्रीज किया, बट I की वैल्यू डिक्रीज हुई, बट क्या हुई, बहुत स्लोली हो रही है वो डिक्रीज, ठीक है. फिर हमने उसको नेगेटिव डायरेक्शन में इंक्रीज किया, ताकि हम H की वैल्यू को नेगेटिव डायरेक्शन में इंक्रीज किया, ताकि हम I की वैल्यू को क्या कर सकें, 0 कर सकें. तो यहाँ जाके दोबारा से क्या हो गया, वो डीमैग्नेटाइज्ड हो गया मटेरियल. क्लियर हुआ आपको यहाँ तक? ठीक है. अब देखो, उसके बाद हुआ क्या, देखो, जैसे हमने, अब क्या हो गया, अब ये वाली सिचुएशन आ गई दोबारा से यहाँ पे. जैसे हमने H को रिवर्स डायरेक्शन में अप्लाई किया, ठीक है. अब हम यहीं पे इसको और इंक्रीज करेंगे, इसकी वैल्यू को नेगेटिव डायरेक्शन में, तो क्या हो जाएगा ये, अब इन डायपोल्स को रिवर्स डायरेक्शन में फोर्स लगेगी, ठीक है, तो वो अब इस डायरेक्शन में अलाइन हो जाएंगे, ठीक है. तो देखो, H की वैल्यू जैसे जैसे अब इंक्रीज हो रही है, I की वैल्यू दोबारा यहाँ पे इंक्रीज हो रही है और सैचुरेशन आ जाएगी. अब ये क्या हो रहे हैं यहाँ पे, देखो, ये दोबारा से फुली मैग्नेटाइज्ड हो गए अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में. क्लियर है? ओके. फिर दोबारा से वही वाला प्रोसेस होगा. अब ये धीरे धीरे हम क्या कर रहे हैं, अगर इसको इस वाली H की वैल्यू को डिक्रीज कर रहे हैं, तो I की वैल्यू तो कम होगी, बट फुल्ली कम नहीं होगी, स्लोली कम होगी, ठीक है. फिर हम दोबारा से क्या करेंगे, वो दोबारा से उसको क्या करेंगे, इस H की वैल्यू को और ज़्यादा इंक्रीज करेंगे, ताकि हम इसकी जो I की वैल्यू को क्या कर सकें, 0. ये वाला प्रोसेस जो है इस तरह से चलता रहता है, और ये ऐसे होगा, दोबारा से यही वाले यहाँ तक ये रीच करेंगे. अब यहाँ पे दोबारा से मैग्नेटाइज्ड हो जाएगा अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है. फिर अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा, फिर दोबारा से क्या हो जाएगा, यहाँ पे पहुँच के क्या होगा, डीमैग्नेटाइज्ड, फिर दोबारा से मैग्नेटाइज्ड, है ना. और ये वाला जो है, ये पूरा लूप जो ये फॉलो करता है, जो भी ये कर्व बनता है, इसे हम कहते हैं हिस्टेरेसिस लूप. क्लियर हुआ आपको सब कुछ? देखो, आपको एक कोरिसिविटी आपको अंडरस्टैंड हो गया. इस तरह से राइट डाउन करेंगे, इट इज द अमाउंट ऑफ रिवर्स मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी H रिक्वायर्ड टू डीमैग्नेटाइज्ड ए मटेरियल. ठीक है, हमें कितनी रिवर्स डायरेक्शन में मैग्नेटाइजिंग फील्ड जो हमें H
हमें लगानी पड़ी ताकि हम मटेरियल को क्या कर सकें, डीमैग्नेटाइज कर सकें। अब देखो उसके बाद फिर हमने क्या किया, एच की वैल्यू को और ज़्यादा इंक्रीज किया, ठीक है। अब देखो नेगेटिव डायरेक्शन में, तो आप इस तरह से राइट डाउन कर सकते हैं, ऑन फर्दर increasing H in the reverse direction to a value of minus H maximum, we reach the saturation point D located symmetrical to point A। यहाँ पे दोबारा वही saturation point आ जाएगा, सेम आपके पास कर्व बनेगा यहाँ पे। क्लियर है ये वाला। उसके बाद now if H is decreased gradually, the point A is reached after going through the path D E F A। दोबारा से फिर हम क्या करेंगे, अब इस वाली H की वैल्यू को क्या करेंगे, अब देखो डिक्रीज करेंगे तो यही वाला पाथ फॉलो करेगा और यहाँ पे रीच कर जाएगा। ये क्लियर हो गया आपको ये वाली चीज़, ठीक है। अब देखो वही बात है, आप इस तरह से भी लिख सकते हो, हिस्टेरेसिस लूप क्या हुआ, द क्लोज्ड कर्व ABCDEFA, पूरा का पूरा जो कर्व है, विच रिप्रेजेंट ए साइकिल ऑफ मैग्नेटाइजेशन ऑफ ए फेरोमैग्नेटिक सैंपल इज कॉल्ड इज हिस्टेरेसिस लूप। इसे हम कहते हैं हिस्टेरेसिस लूप। और देखो हिस्टेरेसिस को किस तरह से डिफाइन किया इन्होंने, द फिनोमिना ऑफ द लैगिंग ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन I बिहाइंड द मैग्नेटाइजिंग फील्ड H इज कॉल्ड हिस्टेरेसिस। देखो ये वाली आपको अंडरस्टैंड हो रहा है, इसका मतलब क्या है, द फिनोमिना ऑफ लैगिंग ऑफ I लैग कर रहा है ना H से। हमने क्या कहा था, देखो जब हम H की वैल्यू को कम भी कर रहे हैं तो I की वैल्यू ग्रेजुअली वैसे ही कम नहीं हो रही है, स्लोली कम हो रही है। H की वैल्यू तो कम हो रही है, बट I की वैल्यू क्या हो रही है, स्लोली कम हो रही है। तो I क्या कर रहा है, H को लैग कर रहा है ना। उसी को हमने क्या कह दिया, हिस्टेरेसिस। द फिनोमिना ऑफ द लैगिंग ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन I बिहाइंड द मैग्नेटाइजिंग फील्ड H इज कॉल्ड हिस्टेरेसिस। ये वाली बातें आपको क्लियर है। अब देखो एक और बात है इसमें, अगर जो एरिया ऑफ हिस्टेरेसिस है, ये पूरा वाला जो एरिया है, ठीक है, जितना ज़्यादा ये बड़ा होगा उतना ही एनर्जी का लॉस होगा, ठीक है। अभी देखो हमें, क्योंकि अब देखो हमें क्या करना पड़ रहा है, मान लो अभी हमें कोई भी मटेरियल चाहिए, हमें वो इस तरह का मटेरियल चाहिए कि वो जल्दी से मैग्नेटाइज्ड हो जाए। अगर उसको हम मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करें और जैसे हम मैग्नेटिक फील्ड को वहाँ से रिमूव कर दें तो वो डीमैग्नेटाइज्ड हो जाए, ठीक है। वो कब पॉसिबल है, अगर जो आपके पास जो ये हिस्टेरेसिस लूप है, इसका जो एरिया है वो क्या होगा, कम होगा, ठीक है। अगर इसका एरिया कम होगा तो क्या होगा, देखो एरिया कम होगा मीन्स ये क्या होगा, इसकी वैल्यू कम होगी, OB की वैल्यू कम होगी, OC की वैल्यू कम होगी। मीन्स जैसे आपने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को हटाया तो उसके अंदर जो भी उसके पास I की वैल्यू है वो थोड़ी सी ही बची, ज़्यादा नहीं है, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा, जल्दी से मैग्नेटाइज्ड भी हो जाएगा और जल्दी से डीमैग्नेटाइज्ड भी हो जाएगा, ठीक है। उस केस में ये एरिया की वैल्यू क्या होगी, कम होगी, बिकॉज ये वाली चीज़ क्या बनेगी, कम बनेगी, नैरो बनेगी, ठीक है। तो एरिया जितना बड़ा होगा उतना ही उसमें क्या होगा, एनर्जी का लॉस होगा। क्योंकि अब हमें क्या करना पड़ा, देखो जब भी ये वाली वैल्यू ज़्यादा होगी, ये वाली वैल्यू ज़्यादा होगी, तो हमें क्या करना पड़ रहा है, हमें देखो जैसे हमने अगर उस मटेरियल को डीमैग्नेटाइज्ड करना चाह रहे हैं तो हमें क्या करना पड़ रहा है, नेगेटिव डायरेक्शन में जो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है उसकी ज़्यादा वैल्यू अप्लाई करनी पड़ रही है ना, तभी वो डीमैग्नेटाइज्ड हो रहा है। तो इस केस में क्या हो रहा है, पूरे में जो एनर्जी का है वो क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है। तो जितना ज़्यादा एरिया बड़ा होगा उतनी ही क्या होगी, एनर्जी जो है वो वेस्ट होगी। तो हमने यहाँ राइट डाउन किया है, एरिया ऑफ हिस्टेरेसिस लूप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी वेस्टेड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ मटेरियल ऑन ईच साइकिल ऑफ मैग्नेटाइजेशन। जितना ज़्यादा एरिया होगा हिस्टेरेसिस लूप का उतनी ही एनर्जी क्या होगी, वेस्ट होगी। क्लियर है। अब देखो इसी में ही कुछ चीज़ें इस तरह से आती हैं। अब ये मान लो अभी आपको करना क्या है कि अगर हमें हिस्टेरेसिस लूप के बारे में पता है, ठीक है, तो हमें क्या किस किस की वैल्यू पता होगी, उस मटेरियल की रिटेंटिविटी की वैल्यू पता होगी, कोरिसिविटी की वैल्यू पता होगी। अब देखो अगर आप अपने आप सोचो, अगर रिटेंटिविटी की वैल्यू ज़्यादा होगी, ये वाली वैल्यू अगर ज़्यादा है तो हम उसे कैसे यूज़ कर सकते हैं, एज ए परमानेंट मैग्नेट। बिकॉज इसका मतलब क्या है, हमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को हटा भी दिया तो भी इसमें I की वैल्यू कुछ ना कुछ है और उसकी वैल्यू काफ़ी ज़्यादा है। अगर ये वाली वैल्यू ज़्यादा होगी तो, अगर रिटेंटिविटी की वैल्यू ज़्यादा होगी तो इट मीन्स क्या है, हम उसे कैसे यूज़ कर सकते हैं, एज ए परमानेंट मैग्नेट। बिकॉज उसमें हम यही तो चाहते हैं कि अगर हम मैग्नेटिक फील्ड को हटा भी दें, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को, तो कोई ना कोई उसमें मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हो रही है, वो मैग्नेटाइज्ड रहे वो मटेरियल।
तो अगर रिटेंटिविटी की वैल्यू ज़्यादा होगी तो वो एज उसको परमानेंट मैग्नेट यूज़ कर सकते हैं। और वैसे कोरिसिविटी की वैल्यू भी है, अगर रिटेंटिविटी की वैल्यू ज़्यादा है, कोरिसिविटी की वैल्यू भी कोरिसिविटी की वैल्यू भी ज़्यादा होगी तो उसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, ऐसे परमानेंट मैग्नेट, है ना। जब इसकी वैल्यू ज़्यादा होगी, इसकी वैल्यू ज़्यादा होगी तो एरिया की वैल्यू भी ज़्यादा होगी। तो इट मीन्स अगर हमें किसी मटेरियल को परमानेंट मैग्नेट की तरह जो है वो अगर वो करता है कि नहीं, हमें ये देखना है, तो उसमें क्या क्या होना चाहिए, उसमें रिटेंटिविटी की वैल्यू भी ज़्यादा होनी चाहिए, कोरिसिविटी की वैल्यू भी ज़्यादा होनी चाहिए, और एरिया ऑफ ए लूप भी क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। तब हम उसे कैसे यूज़ कर सकते हैं, एज ए परमानेंट मैग्नेट यूज़ कर सकते हैं। क्लियर है। आज देखो हमने हिस्टैरिसीस लूप के बारे में अंडरस्टैंड किया। आई थिंक आपको क्लियर हो गया। ओके, थैंक यू।